गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 4 वायु, और इस वायु का यह तीसरा भाग है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे वायु दाब, मौसम की जानकारी के लिए यंत्र, पवन और पवन के प्रकार, आर्द्रता, वर्षण, वर्षा के प्रकार, वर्षा पर प्रभाव डालने वाले कारक, वर्षा का वितरण, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे वायुदाब। वायुदाब हम किसे बोलेंगे? जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ दो हिस्से बताए गए हैं। हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है वायु, और वायु का दाब हम अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। और मान लीजिए कि अगर हम वायुमंडल में किसी विशिष्ट दिशा में या विशिष्ट हिस्से में ही वायु है और एक विशिष्ट हिस्से में वायु नहीं है, तो हम जिस दिशा में या जिस बाजू में वायु नहीं है उस तरफ धकेले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वायु हमारे चारों तरफ है, और इसीलिए इस वायु दाब के कारण ही हम यहाँ स्थिर रह सकते हैं। और पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसको हम बोलते हैं कि वायु दाब। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो दाब क्या होता है कि गिरने लगता है। लेकिन समुद्री स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होती है, जैसे कि मतलब आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, ये अधिक तापमान वाला क्षेत्र इलाका है जहाँ क्या होता है कि गर्मी होने के कारण वायु ऊपर उठती है और इसीलिए यहाँ निम्न दाब निर्माण हो जाता है। लेकिन जिस इलाके में वायु दाब सर्वाधिक होता है, जैसे कि ऊंचाई पर हम जाते हैं तो समुद्री तट पर जनरली वहाँ वायु दाब घट जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि मतलब निम्न दाब होता है तो ये देखिए आप बादल दिखाए गए, बादल युक्त आकाश है, नम मौसम होता है, तो ऐसे इलाके में लो मतलब क्या है, निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो ये हो गए उच्च दाब वाला इलाका और ये निम्न दाब वाला इलाका। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु होती है वह ठंडी होती है, जिसमें जहाँ तापमान कम होता है कि वो तो वहाँ वायु ठंडी होती है और इसके कारण यह भारी होती है। और भारी होने के कारण वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जैसे कि हम विंटर में जो ठंडी का मौसम होता है उस वक्त हम ऐसा दाब या ऐसी परिस्थिति अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। और तो वायु की देखिए, वायु की जो दिशा होती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब, जो ये हाई प्रेशर बेल्ट है, तो इसकी दिशा लो प्रेशर बेल्ट तक ऐसी रहती है। तो ये हो गए हैं कि दाब क्षेत्र का मूवमेंट या उसकी दिशा। तो मौसम की जानकारी के लिए कुछ यंत्र भी होते हैं जिसके नाम भी अलग अलग है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं चित्र में कि जो तापमान मापता है उसको हम तापमापी कहते हैं। जो वायु का मापन करता है उसको वायु दाब मापी कहते हैं। और वर्षा की मात्रा जिससे मापी जाती है उसको हम बोलते हैं वर्षा मापी। और वात पवन की जो दिशा दर्शाता है उसको हम बोलते हैं वात दिग्दर्शी। तो ये कुछ मौसम की जानकारी के लिए यंत्रों के नाम हैं। कुछ क्वेश्चन या एडिशनल जानकारी भी आपको दी गई है। तापमान को हम मापने के लिए एक मानक इकाई डिग्री होती है जो सेल्सियस कहते हैं हम उसको, और इसका जो आविष्कार है एंडर सेल्सियस ने किया है और इसीलिए हम उसको सेल्सियस भी बोलते हैं। जैसे कि यह सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो यह 0 डिग्री जब होती है तब ये पानी जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, मतलब क्या है वो गर्म ज़्यादा होता है।
और भी यहाँ है कि जैसे मतलब हम जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है ऐसा, और वहाँ वायु दाब भी नहीं है, और इसीलिए जब चांद पर जाते हैं तो वहाँ तैरने लगते हैं, अंतरिक्ष तैरने लगते हैं, तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, तभी वहाँ पर वो जा सकते हैं। और अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं तो यदि वे अंतरिक्ष पोशाक अगर नहीं पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं भी फट सकती है, मतलब उनके शरीर से जो नसाएं होती है वो बाहर निकलेगी और ब्लड से भर जाए, ब्लड निकल जाएगा। इस तरह की परिस्थिति निर्माण हो सकती है, और जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति भी निर्माण हो सकती है। तो ये चांद पर कोई वायु नहीं है, और इसीलिए वायु नहीं है तो वहां वायु दाब भी नहीं है। पवन हम किसे कहेंगे? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या बोलेंगे? पवन बोलेंगे। जैसे कि हमने बोल रहे थे कि मतलब उच्च दाब का क्षेत्र होता है और निम्न दाब का क्षेत्र होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक पवन की गम से या हवा की गति होती है, तो उसको हम बोलेंगे पवन। तो और हम पवन को महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमको वो स्पर्श करती है, लेकिन हम देख नहीं सकते। और कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि मतलब छोटी छोटी या छोटी बड़ी चीज़ों को भी वो उठा के लेके जा सकते हैं। और पवन का जो नाम होता है उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली जो पवन होती है पश्चिमी या पछुआ पवन भी कहते हैं, तो इस प्रकार की पवनों के नाम भी आते हैं। तो इस चित्र से भी आप देख सकते हैं कि हाउ विंड इज जनरेटेड। आप देख सकते हैं हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट जो होता है, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब हवा बहने लगती है तो उसको हम बोलेंगे पवन। पवन के प्रकार है, देखिए पवन के कुछ प्रकार होते हैं कि जैसे मतलब हम 3 प्रकार की पवनों की बात करते हैं यहाँ, स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। तो ये स्थायी पवने का मतलब होता है कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं, और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, और इसीलिए हम इसको स्थायी पवने बोलेंगे। और मौसमी कैसे होते हैं कि ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते हैं, मतलब ऋतु के अनुसार इनका निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे भारत में जो मानसूनी हवा आती है या मानसूनी पवन होती है, तो ये मौसमी पवन है। लेकिन तीसरा प्रकार है ये स्थानीय पवन, कि ये विशिष्ट इलाके में ही विशिष्ट समय पर पाए जाते हैं। जैसे कि मतलब ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि स्थल और समुद्री समीर जो होते हैं कि ये इस प्रकार के होते हैं। लेकिन भारत में भी ऐसी कुछ स्थानीय पवनें होती है, जैसे कि मतलब उत्तर भारत में गर्म या धूपकाले में शुष्क और स्थानीय पवन होते हैं, तो उसको हम लू बोलते हैं। और वहाँ से बहने वाली जो हवा होती है, गर्म हवा होती है, बहुत ही गर्म होती है, जो समर में विशेषतः धूपकाले में बहती है। आर्द्रता हम किसको बोलते हैं? जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जब जल पृथ्वी एक एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जलाशय होते हैं, वहां से गर्मी के कारण पानी की भाप बन जाती है, और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। और जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि ठंडी के दिन में, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, और इसीलिए वातावरण नमी होती है, मतलब कि बाष्प ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो सूखने में समय लगता है। और आर्द्र दिन में हमारे शरीर से पसीना भी कम नहीं आता या कम आता है, जिससे हमको असहज महसूस होता है। क्योंकि मतलब अगर हमारे शरीर से पसीना अगर बहता है तो हमारे शरीर से कुछ अवांछनीय जो कुछ घटक होते हैं वो निकलते हैं। लेकिन ठंडी के दिन, आर्द्रता के दिन, ये घटक हमारे शरीर से नहीं निकलते, पसीना नहीं आता है। पसीना न आने की वजह से हमको असहज महसूस भी होता है। और जलवाष्प ऊपर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, और हम इसको बोलते हैं वर्षण, क्योंकि ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, क्योंकि बारिश की बूंदें बनकर वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि सूरज की रोशनी होती है, इस रोशनी की वजह से या गर्मी की वजह से जो जलाशय है, जलाशय की क्या होती है कि भाप बन जाती है, और धीरे धीरे ये भाप ऊपर बादलों में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये इस इलाके में जो कुछ बाष्प होते हैं तो ये वातावरण की आर्द्रता को प्रभावित करते हैं। वर्षण हम किसे बोलेंगे?
तो जब जलवाष्प वापस ऊपर उठता है, तो देखिए सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि जब ये जलवाष्प होता है कि जब मतलब ये जलाशय है और इस जलाशय से जो सूरज की गर्मी की वजह से क्या होता है कि इसकी भाप होने लगती है, और जब भाप होने लगती है तो ये जलवाष्प ऊपर उठता है, तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। और जब जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, जैसे मतलब ये भाप ऊपर ऊपर जाते हैं, तो ये छोटे छोटे बूंद क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाता है, जो बादल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब ये ज़्यादा ही एक साथ आ जाते हैं तो उनमें वो भारी हो जाते हैं, और भारी उस क्षेत्र में तैर नहीं सकते, तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बारिश। और बादल की इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है, और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण को हम बोलते हैं कि वर्षा। और ये वर्षा जो होती है, ये पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आकाश में उड़ते हुए कुछ जेट हवाई जहाज हैं, ठीक है। जब वो उड़ते जाते हैं कि हम नीचे से देखते हैं, तो वह एक पीछे सफेद पथ चिन्ह, मतलब कि उनकी पूंछ जैसी अपने को नजर आती है, वो छोड़ते हैं। ये इसका कारण ये है कि इनके इंजनों से निकली जो नमी होती है वो संघनित हो जाती है, इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक अपने को दिखाई देती है, जो पथ के रूप में दिखाई देती है। और इसीलिए इस प्रकार यह हमको बेल्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूंछ जैसी अपने को नजर आती है, तो ये होती है वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक ऐसी ही पथ के रूप में दिखाई देती है। अगला मुद्दा है हमारा वर्षा के प्रकार। जो वर्षा है वो वर्षा के लिए दो बातों का होना अत्यंत आवश्यक, और वो दो बातें हैं कि वायु में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प का होना बेहद जरूरी है, और दूसरा है ऐसे साधन का होना जिससे वायु ठंडी होकर घनीभूत हो सके, मतलब क्या उसका कंडेंसेशन हो सके। ये दो बातें अगर है तो ही बारिश हो सकती है। और आज हम इस विषय में विस्तृत से जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कि वर्षा कैसे होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और इसको कैसे मापा जाता है, इसका वितरण दुनिया के हिस्से में किस किस प्रकार हुआ है, इसकी हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्षा के प्रकार 3 प्रकार है, जैसे कि संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो यह चित्र के माध्यम से भी आपको ये समझ में आता है, तो इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि बाष्प से युक्त जो वायु होती है निम्न प्रकार से ठंडी हो सकती है, जैसे कि गर्म वायु का हल्की होकर ऊपर उठना और ऊपर जाकर फैल जाना, पहली बात है। दूसरी बात है गर्म वायु का ऊंचे पर्वतों के संपर्क में आकर उनके ऊपर बढ़ चढ़ना और ऊंचाई पर जाकर हिमाच्छादित भाग के संपर्क में ठंडा होना। और तीसरा है गर्म वायु का ठंडे अक्षांशों की ओर बढ़ना, ठंडे अक्षांशों की मतलब ध्रुवों की ओर, और गर्म वायु का ठंडी वायु या ठंडी जलधारा के संपर्क में आने से ठंडा हो जाना। तो इस प्रकार बाष्प से युक्त वायु इस प्रकार ठंडी हो सकती है। वर्षा के प्रकार की हम बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जैसे कि कन्वेंशनल रेन, रिलीफ रेन और साइक्लिक रेन, इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात है कन्वेंशनल रेन, जिसको हम वाहनिक रेन बोलते हैं। तो ये वाहनिक वर्षा जो होती है कन्वेंशनल रेन मुख्यतः विषुववृत्त के आसपास वाले प्रदेशों में पाई जाती है, और क्योंकि यहाँ अधिक गर्मी पड़ने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और साथ ही समुद्र का जल तेजी से बाष्प के रूप में ऊपर जाने लगता है। और जब यह ऊपर जाकर वायु फैल जाती है और ठंडी होकर द्रवीभूत अथवा घनीभूत हो जाती है, इस प्रकार से वर्षा होने लगती है। और यहाँ होने वाली वर्षा में काले काले बादल उमड़ते घुमड़ते दिखाई देते हैं, और यहाँ वर्षा मतलब बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश होती है। तो ये हो गई है वाहनिक वर्षा, जिसको हम कन्वेंशनल रेनफॉल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये रेनफॉल होता है। दूसरा प्रकार है पर्वतीय वर्षा, जिसको हम रिलीफ रेन भी कहते हैं। तो ये पर्वतीय वर्षा की देखिए, तो इसमें हम कुछ जैसे मतलब रेन शैडो क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो पर्वतीय वर्षा जो धरातलीय वर्षा संसार में सबसे अधिक होने वाली वर्षा है, और जिससे बाष्प से भरी वायु को पर्वत के सहारे ऊपर उठकर ठंडा होना पड़ता है। और जब ये ठंडी होकर वायु घनीभूत हो जाती है तो यह वर्षा कहते हैं।
और भारत की जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, जैसे मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाले मानसून होते हैं, तो इसी प्रकार की एक वर्षा होती है। और पर्वतीय वर्षा में पर्वतों पर वायु के रुख और बहुत अधिक वर्षा होती है। पर दूसरी ओर जो लीवर्ड साइड होती है बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर उठकर हुई वायु वर्षा के बाद पर्वतों को पार कर उतरने लगती है और दबाव और गर्म भूमि के संपर्क में आ जाने के कारण गर्म हो जाती है और वर्षा नहीं कर पाती। क्योंकि मतलब जब बादल ऊपर होते हैं तो वो बादलों को ठंडा होना बेहद जरूरी है। जब तक वो ठंडे नहीं होते तब तक वो संघनित नहीं होंगे, संघनित नहीं होंगे तो वो बूंदे नहीं बनेंगे, और बूंदे नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होती है। और इसीलिए पर्वत के ये भाग वृष्टि छाया, जिसको हम बोलते हैं रेन शैडो क्षेत्र कहते हैं। और उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मध्य एशिया, हिमालय की वृष्टि छाया रेन शैडो में आता है। भारत का जो दक्कन इलाका है पश्चिमी घाट की वो वृष्टि छाया में पड़ता है। जैसे कि मतलब आप देख सकते हैं इस चित्र में, जैसे कि ये बादल यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ बारिश दे रहे हैं, लेकिन ये जैसे मतलब, और ये इसीलिए है क्योंकि ये ठंडा इलाका है। ठंडा इलाका होने के कारण क्या होता है कि इसका प्रभाव इस बादलों पर होता है और ये संघनित होकर ये बूंदे यहाँ गिरने लगती है। लेकिन यही बादल जब वो आगे बढ़ते हैं और जमीन से बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं तो ये क्या है, ऊपर गर्मी होने की वजह से इनको ये संघनित होने के लिए अवसर नहीं मिलता है, और इसीलिए इस इलाके में मतलब क्या है, पर्वतों के बाद का जो इलाका होता है वहाँ बारिश होती है, तो ये होता है रेन शैडो इलाका। तो इसको हम बोलेंगे रेन शैडो इलाका। तो पर्वतों के जो पश्चिम की ओर होता है, जैसे कि मतलब महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत होते हैं, पश्चिमी घाट होते हैं, तो पश्चिमी घाट पर अगर बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के जो पीछे का इलाका होता है वहाँ बारिश कम होती है या नहीं होती है, तो उसको हम बोलेंगे रेन शैडो इलाका। तीसरा प्रकार है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा की चित्र भी आप ये देख सकते हैं कि यह शीत प्रधान देशों में पाई जाती है, और इसका कारण है कि यह शीतोष्ण क्षेत्र में जहाँ पछुआ मतलब पश्चिमी हवा बहती है वहाँ होती है। इसमें चक्रवातों से वर्षा होती है। चक्रवातों में वायु केंद्र की ओर तेजी से बढ़ती है और ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे मतलब ये शीत पवन होते हैं, ठीक है, और यह समुद्र से होकर आने के कारण जलवाष्प से भरी होती है। और जब ठंडी ध्रुवीय वायु इस संपर्क में आ जाती है तो बीच में एक प्रकार का सीमांत प्रदेश बन जाता है। मतलब क्या है, दो हवा आमने सामने आ जाती है, तो ये एक सीमांत प्रदेश बन जाता है और बाष्पयुक्त गर्म वायु ठंडी होकर वर्षा कर देती है। तो इस तरह से चक्रवाती वर्षा शुरू हो जाती है। यही चक्रवाती वर्षा है जिसमें आंधियां अधिक आया करती है। मतलब वह कि बारिश के साथ साथ भी तूफान भी ज़्यादा आता है, और यह वर्षा मूसलाधार नहीं होती है, लेकिन बल्कि सालों भर हल्की फुहारों के साथ में होती रहती है। उष्ण क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा गर्मी में हुआ करती है, क्योंकि यही मौसम चक्रवातों के उत्पन्न के कारण या उसके लिए अनुकूल होता है। तो जो उष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ चक्रवाती वर्षा गर्मी में हुआ करती है। तो इस इलाके में इस तरीके से ये चक्रवातीय वर्षा पाई जाती है। समवृष्टि रेखाएं हम किसे कहेंगे, तो आप इसमें समझने की कोशिश, जैसे कि संसार के मानचित्र पर हम समान वृष्टि वाले स्थानों को मिलाती हुई जो रेखाएं खींची जाती है, समान वृष्टि मतलब समान जहाँ बारिश होती है, जब हम उसको रेखाओं को मिलाते हैं तो उसको हम बोलेंगे समवृष्टि रेखा है। मगर वर्षा का जो परिवर्तन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल भिन्न होता है, धीरे धीरे होता है, और इसीलिए वर्षा को दिखाने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइसोहेट जिसको हम बोलते हैं कि इक्वल हाइट्स ऑफ रेनफॉल, इक्वल इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इक्वल इंटेंसिटी ऑफ एरिया ऑफ रेनफॉल, इक्वल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इसको हम बोलेंगे समवृष्टि रेखा है। और वर्षा को माप के लिए कुछ मेजरमेंट की है, जैसे कुछ इकाई है, तो इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। तो इस विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं हम वर्षा मापक यंत्र, रेन गॉज कहा जाता है उसको, और यह इंचों में मापी जाती है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इंच, 10 इंच, 20 इंच, 30 इंच, इस प्रकार से, तो ये वर्षा मापक यंत्र है। वर्षा पर प्रभाव डालने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे अक्षांश है, तो निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, तो अक्षांश का भी प्रभाव होता है। ऊंचाई, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक वर्षा होती है और पहाड़ों के सहारे भाप से भरी हवा को घनीभूत होने का मौका मिलता है, मगर वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा कम रहती है। और प्रचलित पवन भी होती है, जैसे मतलब ये समुद्र से आते हैं तो अधिक वर्षा लाने वाले होते हैं। इससे विपरीत यदि प्रचलित पवन ताल से आते हैं तो सूखे और वर्षा नहीं करने वाले होते हैं। जलधाराएं भी होती है, जैसे ठंडी जलधाराएं से होकर बहने वाली वायु में वर्षा करने की शक्ति नहीं होती है।
इसके विपरीत गर्म जलधारा की ओर से चलने वाली वायु में अधिक वर्षा होती है। समुद्र से दूरी का भी प्रभाव होता है। जैसे जो स्थान समुद्र से जितना ही दूर होगा वहाँ उतनी ही कम वर्षा होती है। और इसके अतिरिक्त जो जल होते हैं, स्थान की स्थिति, दोनों के अलग अलग तापक्रम, पर्वत श्रेणियों की दिशा, वायु भार की पत्तियों का और उत्तर दक्षिण खिसकना आदि, इसका भी प्रभाव वर्षा पर होता है। तो अक्षांश, ऊंचाई, प्रचलित पवन, जलधाराएं, समुद्र से दूरी, इन मुद्दों का वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। वर्षा का वितरण कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार है, दुनिया के मैप में अभी आपको पता चलता है यहाँ से। तो देखिए, अधिक वर्षा के क्षेत्र है जैसे कि मतलब विषुववृत्तीय प्रदेश है, वाणिज्य क्षेत्र, वाणिज्य वायु के क्षेत्र है, और पूर्वी किनारों पर और शीतोष्ण क्षेत्र में महादेशों के पश्चिम तट जहाँ चक्रवातीय और आंशिक रूप से पर्वतीय वर्षा होती है। तो ये हो गए औसत वर्षा का वितरण के लिए। और इन क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती है। धरातल पर कम वर्षा के क्षेत्र भी होते हैं। इस प्रकार विश्व में असमान वर्षा का वितरण होता है कि मतलब इसका मतलब है कि दुनिया में सभी जगह समान रूप से वर्षा का वितरण नहीं होता है। किसी इलाके में ज़्यादा होता है तो किसी इलाके में कम होता है। मानसून प्रदेश में तथा उष्ण क्षेत्र के जो भाग होते हैं कि उस भाग में वर्षा में गर्मी विशेष रूप से होती है। जैसे कि अपने देश में जैसे मानसून का सीजन होता है तो उस वक्त बरसात तो होती है लेकिन इतनी ठंडी महसूस नहीं होती, तो गर्माहट भी होती है। इसी तरह भूमध्य सागर के कुछ आसपास और भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश में भी केवल जाड़े में वर्षा होती है। और मरुभूमि जो होती है, डेजर्ट इलाका होता है, मरुस्थल होता है, उसमें नाम मात्र की वर्षा होती है क्योंकि ये इलाका कैसा होता है, शुष्क होता है, ड्राई होता है, और इसीलिए यहाँ वर्षा नहीं होती है। दोस्तों, इस तरह से हम वायु इस अध्याय को समाप्त करते हैं। और यहाँ की जितनी भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण कंसेप्ट होते हैं, उसको आप समझने की कोशिश करें।